हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। अफगानिस्तान पर तालिबान ने मुकम्मल कंट्रोल तकरीबन हासिल कर लिया है। अमेरिका और नेटो ममालिक वापस चले गए हैं। मुल्ला गनी बरादर 20 साल बाद अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। नई हुकूमत साजी के लिए मामला तय पाने वाले हैं। तालिबान इस मरतबा 1996 से बदले से नजर आ रहे हैं, लेकिन दुनिया ये देखना चाहती है कि तालिबान जो कह रहे हैं क्या वो उस पर अमल भी करते हैं या नहीं। अशरफ गनी जो है वो चले गए थे। कल ही जो खबर सामने आई थी मुत्तहिदा अरब इमारात, और वहाँ से गुज़श्ता रोज़ उन्होंने पैगाम ये दिया कि जिसमें उन्होंने कहा कि वो मजबूरी में अफ़गानिस्तान से निकल आए हैं, अगर वो ना जाते तो खून रेजी होती, जो वो नहीं चाहते थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी कई लीडर अफ़गानिस्तान से गए फिर वापस आ गए। इस बयान से सवाल ये उठता है कि क्या अशरफ गनी भी अफ़गानिस्तान वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं या फिर तालिबान को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो वापस आना चाहते हैं। इस तमाम सूरत हाल में अफगानिस्तान में खुद तालिबान भी कौमी और जामे इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए कोशां नजर आ रहे हैं और साबिक हुक्मरानों से भी बात कर रहे हैं। तमाम मामले के अहम फरीक शुमाली अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी रहनुमा पाकिस्तान में मौजूद हैं। हमने अपने प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू की। उनमें से एक हिज़्ब वहदत मरदम अफगानिस्तान के सरबरा और अशरफ गनी के सियासी मुशीर भी थे, वज़ीर बराए सिक्योरिटी उस्ताद मुहक्किक ने यह कहा था कि उनकी कोशिश है कि अफगानिस्तान के मामले का कोई सियासी हल निकल आए इंक्लूसिव गवर्नमेंट का, लेकिन उन्होंने मुश्तरका गवर्नमेंट पर जोर दिया। तो पंजशेर में अमरुल्लाह साले और अहमद शाह मसूद के बेटे ने रेजिस्टेंस का ऐलान कर दिया है। आप क्या समझते हैं, कितना सीरियस लेंगे इस रेजिस्टेंस को? और ये सरजमीन तो बड़ी सरजमीन है। अगर कोई चाहिए कि मसलन उधर रेजिस्टेंस की बात करे या रेजिस्टेंस के लिए खड़े हो जाए, ये ठीक है, तो किसी जगह पे जाके मसलन वो रेजिस्टेंट का वो ऐलान कर सकते हैं। लेकिन उस्ताद साहब कहते हैं कि मेरा मैसेज ये है सब तरफों के लिए कि अगर एक सियासी हल के लिए हम तलाश करें, एक सियासी हल के लिए हम कोशिश करें, तो ये बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस की बात हो जाए तो फिर हो सकता है कि झगड़ा ज़्यादा हो जाए और जंगबंदी ना हो और फाइटिंग इससे भी ज़्यादा हो जाए। और हमारी कोशिश भी ये रही है और कोशिश हो रही है कि अफ़गानिस्तान के जो मसाइल हैं वो सियासी तौर पे हल हो जाए। और हमने भी कोशिश की है और हमारी तवक्को है कि इधर पाकिस्तान में भी ये कोशिश हो जाए कि मसलन सियासी तौर पे और सियासी हल में इसका वो तलाश हो जाए। और नाज़रीन, फिर गुज़श्ता रोज़ हमने शुमाली इत्तेहाद के साबिक सरबरा अहमद शाह मसूद के भाई अहमद वली मसूद का खुसूसी इंटरव्यू भी किया, जिसमें उनका ये कहना था कि अगर अफगानिस्तान में मुश्तरका हुकूमत आएगी तो सबके लिए काबिल कबूल होगी, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ किसी भी वजह से तो फिर मज़ामत जो है वो जड़ पकड़ सकती है। कि आपने अशरफ गनी साहब की बात की, एक रशियन न्यूज़ एजेंसी ने भी ये खबर दी है, अफगानिस्तान में भी चल रही है कि वो कोई 4 गाड़ियों को लेकर और उसमें डॉलर्स भर के भागे। वो एक सदर मुमलिकत क्यों ऐसा करेगा, या वाकई इसमें कोई सच्चाई आपको नजर आ रही है? कुछ आपके पास कोई हकाइक हैं कि गनी ने वाकई ऐसा किया है कि डॉलर्स के साथ वो बाहर भाग गए? Well, Ghani and his team, including his wife and his 2 associates, Mohab and Fazli, they have been reputed for that in Afghanistan. It's not kind of only the Russian news agency. Everyone knows in Afghanistan that they were stealing the money from Afghanistan. Let me say that a month ago, one finance minister who was working under Ghani, Mr. Zakhir Wal, and the other minister, Mr. Farooq Wardak, both of them, when they came to me, and they said from the day first when Ghani entered Afghanistan from America, from the day first that he stole money until today. And one of the reasons why he left Kabul without kind of letting people know, because he really kind of wanted to see a chaotic situation prevail in Kabul. Then later on he can say, look, my accounts is clear, but unfortunately the Taliban ruined the whole documents. Right. That's why he wanted to see chaotic situation there. अच्छा, ये साथ में ये बताइएगा, अगर पंजशेर की बात कर लें जो कि आपका घर है, वहाँ पे एक मज़ामत का ऐलान हुआ। आपके भतीजे अहमद शाह साहब के जो बेटे हैं उन्होंने अमरुल्लाह साले के साथ मिलकर, कितनी सीरियस है और क्या आप भी इस मज़ामत को सपोर्ट करते हैं? Let me put it this way, very frank. Ahmed
Masood's son and my nephew, he is there. Of course, everybody is waiting. He's also waiting to see what really comes out, if there is an inclusive government acceptable to all Afghans. If that's the case, of course, Ahmad, everybody will accept it. But if it's not, then it's not only Ahmad who would resist. Every Afghan will resist such thing. So therefore, at this moment, he is there, and everybody waiting. Like I'm here, I'm trying to really see how exactly the peace can come. All Afghans are there to see what exactly the Taliban can deliver, what the international community can deliver. If something comes up which is acceptable by all, then that's it. But if it's not, everybody will resist. This one thing. And it's got nothing to do, his agenda has got nothing to do with Amrullah Saleh at all. It's got nothing to do. Because Saleh went a few days before when he left the palace, like that. But then Ahmad was with me. When I came this way, he went that way. So therefore, it's got nothing to do with him. अब हालिया पेशरफ से लग तो ये रहा है कि जल्द अफगानिस्तान में हुकूमत की सूरत में जो है वो कुछ इंक्लूसिव गवर्नमेंट शायद आ जाए, उसके चांसेस हैं भी नहीं भी। अफगानिस्तान की अगर 40 साल तारीख पर नज़र डाली जाए, पाकिस्तान और दीगर ममालिक की तरह इनफरादी की बजाय इज्तिमाई तौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल सामने आने की ज़्यादा तवक्को है। लेकिन इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए कई चैलेंजेस भी हैं, जिनमें सबसे बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी के मामलात हैं। कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान की सूरत में भी ये चैलेंज हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि गुज़श्ता माह जुलाई में बाजावड़ जोब शुमाली वज़ीरिस्तान में जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए गए। इससे पहले कोयटा सरीना होटल में खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी भी कलअदम TTP की तरफ से कबूल की गई। तालिबान के अफगानिस्तान पर कंट्रोल के बाद वहाँ जेलों में कैद TTP की क़यादत जितने भी सीनियर लोग थे, काफ़ी सारे वो लोग जो है वो हमें जेलों से निकलते हुए भी नज़र आए। अब देखना ये होगा कि इस मरतबा अफगान तालिबान की जानिब से TTP के हवाले से कैसा रद्द-ए-अमल सामने आता है। तमाम सूरत हाल में इंडिया, जिसने अफगानिस्तान में गुज़श्ता 6 सालों के दौरान $3 अरब की सरमायाकारी की, इंडिया ने काबुल में अफगान पार्लियामेंट की तामीर की और बिल्कुल इस वक्त वहाँ से खामोशी नज़र आ रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे और अशरफ गनी के मुल्क छोड़ने के 3 दिन बाद इंडिया की जानिब से वहाँ की सूरत हाल पर ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया और आलमी सतह पर होने वाली पेशरफ में भी किसी जानिब से भी इंडिया का जिक्र नहीं हो रहा। तमाम सूरत हाल पर इंडियन मीडिया में बेचैनी भी नजर आ रही है। पिछले 2 घंटे से मैंने एक भी बार एक शब्द का नाम का एक शब्द नहीं सुना, वो है भारत। हमने वहां पर पैसा लगाया, डैम बनाया, लोगों को पढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सब कुछ किया। हमारे यहां पर कई अफगानी बड़ी इज्जत से रहते हैं और हम उनको मानते हैं और कई बार हम किताबों में भी पढ़ते हैं कि उनको राज कपूर साहब की फिल्में बड़ी पसंद हैं। लेकिन आज हमें कोई नहीं पूछ रहा है, वी आर जस्ट वॉचिंग। तो बिल्कुल आपको पूछेगा कोई क्यों? जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप लाठी चलाने को तैयार है? आर यू प्रिपेयर्ड टू सेंड ट्रूप्स देयर? आपसे जब पूछा गया, आपके तो ठंडे पसीने सोच के ही आ गए थे हमारे सब लोगों के कि कैसे जा सकते हैं। नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। सिक्योरिटी अमूर के जो है वो माहिर रहे हैं, मुसन्निफ हैं आमिर राना साहब, टर्की से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अफगान अमूर पर गहरी नज़र रखने वाले तजज़ियाकार और डॉन पेशावर KP के रेजिडेंट एडिटर इस्माइल खान, उसके अलावा इंडिया से दानिश्वर और मुसन्निफ सुधेंद्रा कुलकर्णी साहब और सीनियर सहाफ़ी अफगान अमूर के माहिर ताहिर खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले तफसीली गुफ्तगू हुई, खुसूसन अशरफ गनी साहब ने वहाँ दुबई से जो अपना पहला पैगाम जारी किया है उस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अफगानिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन को भी जांचने की कोशिश करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डॉन खैबर पख्तूनख्वा के रेजिडेंट एडिटर इस्माइल खान भी हमें ज्वाइन करेंगे। ताहिर खान साहब, एक तो अशरफ गनी साहब का दुबई जाना क्या आप समझते हैं, क्योंकि दुबई UAE और सऊदीज़ का भी एक किरदार रहा है माजी में, क्या वो किरदार अब कम हो गया है, ज़्यादा हुआ है? उनका दुबई जाना कितना सिग्निफिकेंट है? दूसरा, जो उन्होंने खिताब किया, जो बातें उन्होंने कही, उस पर किस किस्म का रद्द-ए-अमल अफगानिस्तान में आ रहा है? बहुत शुक्रिया आपका मुझे दावत देने की। दुबई का और सऊदी अरब का आपने कहा है, तो माजी में भी मिसालें हैं कि वहाँ पे
न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, वहाँ अरब ममालिक के भी लोग वहाँ पर जब अगर माजूल हुए हैं या पनाह लेने की, तो माजी में भी मिसालें मौजूद हैं। तो एक तो उसी तनाजुर में इसको देखा जा सकता है। और यूएई का एक बताऊं कि यूएई और सऊदी अरब जो है, अभी चूँकि सदर अशरफ गनी ने ख़ुद कहा कि वो मुत्तहिदा अरब इमारात में हैं, तो मुत्तहिदा अरब इमारात और फिर सऊदी को भी शामिल कीजिए, इनका अफगानिस्तान में अमन के हवाले से रोल सिफर था। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाही ने एक दफ़ा मुझे कहा था कि तमाम दुनिया ने गुज़िश्ता 20 सालों में उनसे राब्ते रखे, लेकिन सऊदी अरब ने कभी नहीं किया। एक दफ़ा पाकिस्तान ने दोनों को खुश करने के लिए, एक दफ़ा पाकिस्तान ने दोनों को खुश करने के लिए जब मुज़ाकरात कतर में शुरू हो गए थे, तो दुबई में एक नशिस्त रखी थी, अबूधाबी में एक नशिस्त रखी थी, और उसमें ज़रमे खलीजात भी थे, तालिबान भी थे, कतर से आए थे। लेकिन वो बड़ी तल्ख रही, क्योंकि वहाँ पर अफगान हुकूमत का भी एक बंदा आ गया था जिसे तालिबान ने इनकार किया था। वो बहरहाल ये कोई बैकडोर कुछ सिलसिला हुआ होगा और उस बुनियाद पे वो गए हैं। लेकिन अशरफ गनी ने यह भी कहा कि मुस्तकबिल में वो मज़ीद तफसीलात और तफसील बताएंगे। अब देखना है कि मुस्तकबिल में वो क्या मज़ीद चीज़ें बताते हैं। ठीक है, इस्माइल खान साहब आपकी तरफ आएंगे, और पहले आपसे मैं यही पूछूंगा, क्योंकि आपने ज़्यादातर कैरियर आपका पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में गुजरा, और वहाँ पर स्पिल ओवर की भी बातें हैं। क्या खौफ वहाँ पर मौजूद है, या तशवीश कह लें कि जी अफगान तालिबान की जीत हुई है तो यहाँ पर उसका स्पिल ओवर होगा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी मजबूत हो सकती है? जी सर। जी आदिल, मेरे ख्याल में खौफ तो नहीं है। एक तशवीश जरूर, दो चीज़ों की तशवीश थी और अभी भी है। एक तो अफगान मुहाजिरीन के हवाले से कि शायद कोई नया इन्फ्लक्स मुहाजिरीन का हो तो क्या किस किस्म की सिचुएशन बन सकती है, तो एक तो ये। दूसरा, ऑब्वियसली आपने जिक्र किया यहाँ पे टीटीपी कार्रवाइयों का, तो वो खदशा तो मौजूद है, और आपको पता भी है कि इस पे काफ़ी सारी बातें हुई भी हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि इनका जो नेक्सस था, कल आपके नज़र से भी गुजरा होगा, मुफ्ती नूर वली मसूद साहब जो है वो टीटीपी के जो सरबराह हैं, उन्होंने दोबारा से अपनी बेअत का इआदा किया है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के अमीर के हाथ। तो ये कोई ढकी चुकी बात तो है नहीं कि इसके बारे में अगर हम इससे पहले बहुत कुछ अगर हमारी हुकूमत कहती रही है, रॉ एनडीएस बातें करती रही है, लेकिन ये है कि इनकी आपस में प्रोग्राम तो इनका है, आइडियोलॉजिकल ट्विन्स हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि तालिबान, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने जो कल उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने दोबारा रीइटरेशन की है इस बात की, और इससे पहले भी की है। आपको भी पता है कि पाकिस्तान ने इस मसले को बड़े सीनियर लेवल पे अफगान तालिबान की लीडरशिप के साथ इस मसले को उठाया भी है। तो अब तो चूंकि अफगानिस्तान पूरा उनके कंट्रोल में है अफगान तालिबान के, तो मेरे ख्याल में इस पे जरूर बातचीत होगी। अब गवर्नमेंट के लेवल पे भी पहले भी बात हुई है, अब तो वो साहिब इक़्तिदार हो गए, तो दोबारा भी बात होगी, और इंटरनली भी उनकी आपस में बातचीत होगी कि अभी भी चीजें कुछ है फ्लक्स में है अफगानिस्तान में, पूरी तरह से स्टेबिलिटी आई नहीं है, गवर्नमेंट वहाँ पे अभी तक बनी नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस पे वो बातचीत जरूर करेंगे, और उम्मीद यही है कि ये कम से कम टीटीपी की हद तक कोई मुस्बत चीजें सामने आए। अच्छा ताहिर खान साहब, ये बताइएगा कि जो वफ्द एक इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, इमरान खान साहब भी मिले, बाकी उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, एक करजई साहब हैं, अब्दुल्ला हैं, हिकमत यार साहब हैं, उनकी भी तालिबान से कल मुलाकातें और वो हुई हैं। अशरफ गनी साहब के खिताब की रोशनी में क्या आप समझते हैं कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है वो, मुझे पता है आपकी राय तो ये है कि शायद इंक्लूसिव गवर्नमेंट में महीने लग सकते हैं, बड़ा ये मुश्किल काम है, लेकिन इसमें ऑब्स्टिकल्स आपको क्या नज़र आ रहे हैं? मेन जो रुकावट है वो क्या तालिबान की जानिब से है, या मेन रुकावट यही है कि अफगान कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते, स्पेशली हुकूमत की अगर बात हो तो? इसी सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन आपके पहले सवाल का मैं आधा जवाब दे सका। जो आपने कहा कि लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था सदर अशरफ गनी के
तकरीर के हवाले से। उनके अपने लोगों को मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, जब से वो चले गए थे अफगानिस्तान से, कि बड़ी तनकीद होती रही। वो उनके हामी लोग, अच्छा कि कुछ जो सफारत खाने हैं उनके भी बयानात आए थे अपने अफगानिस्तान के सफारत खाने, तो उन पे एक तनकीद हो रही थी कि उसने कैसे छोड़ दिया और चले गए और मालूम भी किसी को नहीं। तो एक तो उन्होंने बाज़ाब्ता, वैसे रिपोर्ट्स तो आ रही थी, ओमान की ज़्यादा रिपोर्ट्स थी, पहले ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान की भी थी, लेकिन अब उन्होंने खुद कहा कि वो मुत्तहिदा अरब इमारात में, दुबई में। तो तनकीद भी हुई है उसकी तकरीर पे, लेकिन जो उनके हामी हैं उनको एक इत्मीनान भी हुआ है, उन्होंने उनको सराहा भी है, क्योंकि उसमें उन्होंने ज़रा जज्बाती बातें भी की हैं और अपने दलाइल दिए हैं कि उन्होंने क्यों छोड़ा, क्योंकि वो कह रहा था कि उनको कत्ल की साजिश हो रही थी, लोग उनके पीछे जब। तो ये तो हो गया वो वाला मामला, और मज़ीद बात होती रही, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो मज़ीद तफसीलात भी देंगे। लेकिन जो उनके बारे में लोगों में एक अच्छा नहीं समझा उसके जाने को, तो उनको कोशिश की कि वो तासुर जो था उनके हवाले से वो दूर करे, वो ज़ाइल करे। और आपने जो दूसरा सवाल किया है कि जो काबुल में आजकल मुलाकातें हो रही है, और कल आना सक्कानी ने भी मुलाकातें की हिकमतयार से, करज़ई साहब से और डॉक्टर अब्दुल्ला से, तो उनके बारे में जो खबरें आ रही है कि शायद कोई जो सेटअप बनेगी उबूरी, उसमें दीगर लोगों को भी शामिल किया जाएगा। मेरा जो ख्याल है, आज जब इन मुलाकातों के हवाले से मैंने एक फरीक से पूछा भी है, तो उनका बिल्कुल अलग एक था, उनका जो मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा कि इस वक्त तक किसी चीज़ पे इत्तिफाक नहीं हो रहा, और उन्होंने तो ये भी कहा कि डॉक्टर अब्दुल्ला अभी बिल्कुल उसमें है, कंफ्यूज है कि वो क्या करें, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल्ला के अक्सर लोग जो है वो तो काबुल से चले गए हैं, तो उनके लिए ये भी एक मुश्किल काम है कि उनके काफ़ी लोग चले। तो बहरहाल वहाँ पे हाँ मशवरे ज़रूर हो रहे हैं। तालिबान ने इस दफ़ा माजी की निस्बत एक लीडरों के लिए एक उनको एक अहमियत भी दी है, उनसे मुलाकात भी दी। इसका यह मतलब मेरी नज़र में कतन ये नहीं है कि बिल्कुल फौरी तौर पे इन लीडरों का जो अबूरी सेटअप बनने वाला है उसमें उनका कुछ हिस्सा हो। अभी जो है सिर्फ सारे लोग भी नहीं गए, अब तालिबान के सरबराह बाहर भी नहीं आए, कुछ लोग गए हैं काबुल, कुछ लोग नहीं गए। अब मुल्ला बिरादर भी कंदहार आए हैं और कंदहार ही में है। मेरी जो मालूमात है कि शूरा के जो मेंबरान हैं उनको कहा गया है कि वो अभी अफगानिस्तान, अभी काबुल ना आए, वो जहाँ है वहाँ पर रहें। तो बहरहाल कोशिश तो हो रही है, क्योंकि तालिबान पे एक दबाव भी है कि वो अकेले पूरे वाक की तरफ न जाएं, पूरे रूल की तरफ ना जाएं। और तालिबान खुद भी कहते थे कि वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन शुरू में मेरा यकीन है, क्योंकि अभी तक तो वो एक जंगी माहौल अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ, और तालिबान के लोग भी जो हामी है, फाइटर्स है, मिलिट्री कमांडर्स है, वो भी देखेंगे कि तालिबान की पॉलिटिकल लीडरशिप या तालिबान की दूसरी लीडरशिप वो क्या करती है, वो किन को साथ मिलाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि स्टेज पे हामिद करज़ई या हिकमतयार या अब्दुल्ला या उनके जैसे लोग तालिबान के निज़ाम में शामिल हों। मुस्तकबिल में हो सकता है। खान साहब ये बताइएगा कि अफगानिस्तान का जो कौमी परचम है, जो झंडा है, मिली बैरक भी जिसे कहते हैं, अफगानों का एक जज्बाती लगाव है। हमने देखा जिस तरह जलालाबाद में वाक़या हुआ, अताबाद में वाक़या हुआ कि लोग कह रहे हैं कि जी तालिबान का झंडा ना इस्तेमाल किया जाए, कौमी परचम हमारा है। क्या ऐसे वाक़यात जो हैं वो आगे चलकर एक मज़ामती तहरीक की सूरत में बदल सकते हैं, या आप समझते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है अफगानिस्तान में? मेरे ख्याल में आदिल एक चीज जो है वो ये कि इससे पहले भी इस बारे में बातचीत हो चुकी है। मेरे ख्याल में कॉन्फ्रेंस में भी किसी ने ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद से इस बारे में सवाल किया, इससे पहले भी ये सवाल उठते रहे कि झंडा कौन सा होगा, और उन्होंने कहा कि नई गवर्नमेंट बनेगी और उसके बाद शूरा होगी या जो भी उनका प्रोग्राम है या उनका कॉन्सेप्ट है अब गवर्नेंस का, तो वो उस पर फैसला होगा कि अफगानिस्तान का झंडा ये होगा, कोई और होगा, क्या होगा। तो ये तो मेरे ख्याल में इस किस्म की चीजें इरिटेंट्स तो सामने आती रहेगी जब तक कि अफगानिस्तान में प्रॉपर गवर्नमेंट ना बने और कोई कंसल्टेटिव किस्म की कोई पार्लियामेंट या शूरा, तो पार्लियामेंट तो शायद आप उसको ना कहें, तो वो अभी तो उसको शूरा ही कहेंगे। इससे पहले भी काफी किस्म की शूरा बनती रहे, बल्कि हमारे यहाँ तो जब से अफगान मुजाहिदीन थे तो हमें पहली मरतबा शूरा अहल वक़्त और पता नहीं किस किस्म के अजीब किस्म के नाम सुनने को मिलते थे। तो अभी तो शूरा बनेगी, तो जो भी होगा उसी में सारे फैसले होंगे। तो आईन और दस्तूर के हवाले से और झंडे के हवाले से और इस किस्म की बहुत सारी चीजें हैं
जो कि तालिबान की जो उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट बहुत हद तक उसने कवर भी किया, ज़बीउल्लाह मुजाहिद, तो इन चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे करेंगे, उनको लीगल फ्रेमवर्क में लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो ये बातों की हद तक है कि उन्होंने कहा है और प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। इस्माइल खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खान साहब, आपकी तरफ आऊंगा कि चैलेंजेस तो बहुत हैं तालिबान के लिए, मतलब ह्यूमन राइट्स से लेकर वुमेन राइट्स और मीडिया के हुकूक, मीडिया की आज़ादी, और उस पर बड़ा क्लोजली उनको बैरून आलमी दुनिया जो है और स्पेशली मीडिया जो है वो उनको मॉनिटर कर रहा है। लेकिन फिर तालिबान के लिए इंटरनल चैलेंज ये है कि एक तरफ सियासी विंग है उनका, या थोड़े से वो ऐसे लोग हैं जो कि नरम नवैया रखते हैं, जो कि अभी उनका फेस बनने जा रहे हैं तालिबान का। एक उनका जो मिलिट्री साइड है, वो लोग जो कि लड़ रहे हैं पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में, जिन्होंने एक इस्लामी अफगानिस्तान के लिए ये पूरी लड़ाई लड़ी है। क्या आप ये देख रहे हैं कि आगे जाके शायद तालिबान के अंदर भी ये कशमकश जो है या ये लड़ाई की सूरत में भी सामने आ सकती है कि दुनिया जो चाह रही है वो असल जो हार्डकोर तालिब है वो तो वो नहीं चाहता, तो ये क्या होगा? अगर आप मुझसे कुछ अंदर की चीजें अभी निकालना चाहते तो वो तो नहीं बताऊंगा, मुझे पता है कि क्या हो रहा है। सही। और मुल्ला बिरादर कंदहार में क्यों उतर गए और मुल्ला बिरादर कंदहार से अभी तक काबुल क्यों नहीं गए, लेकिन आपको ये नहीं बताऊंगा प्रोग्राम में, वो जब आप कहीं अगर मेरा दिल चाहे तो ज़रा मुलाकात। बहरहाल इख्तिलाफात होते हैं, इख्तिलाफात माजी में भी रहे हैं। आपको याद होगा कि मुल्ला अख्तर मंसूर जब तालिबान के अमीर का ऐलान जब हो गया उनका, वो बन गए मुल्ला उमर की वफ़ात के बाद, जब वो बाज़ाब्ता अमीर बन गए, तो मुल्ला याकूब मुल्ला उमर के बेटे और उसके चचा अब्दुल मनान खुन ने उसकी मुखालिफत की थी। मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर जो कि मिलिट्री कमीशन के सरबराह थे, उन्होंने मुखालिफत की थी, और भी काफ़ी सारे लोग थे। तैयब आगा ने जो मुल्ला उमर के बड़े करीब थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था सियासी दफ्तर। तो बहरहाल ये होता रहेगा। ये कोई फिर जब 2015 में मुल्ला उमर के वफ़ात के बाद एक नया ग्रुप बन गया था, वो मोहम्मद रसूल की सरबराही में, उसमें काफ़ी सारे हम लोग थे। ये होता रहेगा, ये चलते रहेंगे चीज़ें। लेकिन अभी तक तालिबान में कोई डिवीज़न नहीं आई, इख्तिलाफ होता है, मुख्तलिफ वो होते हैं, और इस वक्त तो डिवीज़न का मतलब है कि हाँ तालिबान के लिए बड़ा चैलेंज है। अभी चूँकि इक़्तिदार में जाने वाले हैं, ये इंसानों की तंजीम है, अगर बेशक तालिबान क्यों ना हो, इस्लामी क्यों ना हो, मुसल्लह ग्रुप क्यों ना हो, लेकिन बड़ी नज़ाकतें होती है, बड़ी हसासियत होती है। आप देखें ना, जब मुल्ला बिरादर का ऐलान हुआ सियासी दफ्तर का और नए नाम भी आ गए थे उस वक्त दफ्तर का, तो वो ज़्यादातर जो ख़ानदान है उसी बेस पे थे, जिसमें अनस हक्कानी को लिया। अनस हक्कानी उस वक्त जेल में थे, वाग्राम में थे, लेकिन अनस हक्कानी को ग्रुप में उसमें शामिल किया मुज़ाकराती टीम में, क्योंकि वो जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे थे, और यूनुस खालिस के बेटे को, मुतीउल हक को, खालिस को भी उसमें शामिल किया गया, वो भी उसकी बुनियाद पे। तो मुल्ला उमर के भाई को उसमें शामिल किया मुज़ाकराती टीम में। तो ये ख़ानदान भी चलते हैं। और दूसरा कंदहार फैक्टर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है अब तालिबान में इस वक्त तक। आप शूरा को देखें, आप जो मासिवाए सिराजुद्दीन हक्कानी का जो कि नायब अमीर है, बाकी तकरीबन हर जगह पे कंदहार के लोगों का एक वो डोमिनेंट फोर्स है। तो ये चीज़ें होंगी और मुस्तकबिल में आप देखेंगे कभी कभी आपको वो आएगा इख्तिलाफ भी। लेकिन बहरहाल तालिबान के लिए सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि तालिबान बहुत ज़्यादा हुकूमत साजी का एक मुश्किल मरहला आने वाला है, फिर और भी जिम्मेदारियां हैं। तो बहरहाल उनको अगर उसमें जाते हैं डिवीज़न की तरफ, इख्तिलाफ की तरफ, तो फिर उनके लिए कंट्रोल करना पूरे अफगानिस्तान को। और देखो ना, अब सोशल मीडिया है, अब आज जलालाबाद में लोग मर गए, फायरिंग हुई, फायरिंग की खबरें आ गई है, फिर सहाफ़ियों को मारा है, आज सहाफ़ियों को वो रो रहे हैं, सहाफ़ी वहाँ पर फेसबुकों पर। अब तो आपका कोई एक्शन छुपेगा नहीं। ये 1996 वाला अफगानिस्तान अब नहीं है कि उस वक्त मीडिया और इस तरह से। तो तालिबान को बड़े एहतियात से आगे जाना पड़ेगा, और ये एक मुश्किल काम है। और देखा जाएगा कि तालिबान की जो सियासत है कतर में जो शुरू हुई थी और वहाँ से है, और फिर उनके मिलिट्री का इनका अभी इम्तिहान है। मुल्ला बिरादर ने ठीक कहा था जब वो चंद दिन पहले बयान दिया था कि असल इम्तिहान तो तालिबान का हमारा इम्तिहान हुआ है। ठीक, तो इम्तिहान शुरू हुआ, तो देखना है ताहिर खान साहब पास होते हैं या फेल होते हैं ताहिर खान साहब। और जाते जाते ये कि आप मुझे खबरें भी देंगे अब मजीद भी। इस्माइल खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको इंडिया लिए चलेंगे और लिए चलेंगे
वहाँ पर क्या फीलिंग्स हैं? तालिबान टेक ओवर कर चुके हैं, टर्की क्या सोच रहा है और इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त क्या सोच रही है? हमें आमिर राना साहब टर्की से ज्वाइन करेंगे और सुधेंद्र कुलकर्णी साहब जो कि मुसन्निफ हैं, दानिश्वर हैं, वाजपेयी साहब के तर्जुमान भी रह चुके हैं, उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात अफगानिस्तान की हो रही है और मुख्तलिफ कैपिटल्स में हमने अमेरिका से, वाशिंगटन से और न्यूयॉर्क से भी मुख्तलिफ एनालिस्ट से बात की, आपके सामने उनको लेके आए। उसके अलावा बरतानिया से, लंदन से भी बात की। पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं उनका नुक्ता नज़र आपके सामने रखा। काबुल से लोगों को लिया। इस वक्त हम बात करेंगे आमिर राना साहब से। किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, ज़बरदस्त मुसन्निफ हैं, कॉलमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। खुसूसन मिलिटेंसी की अगर बात की जाए तो अथॉरिटी समझे जाते हैं पाकिस्तान में। और सुधेंद्र कुलकर्णी साहब दानिश्वर हैं, सियासतदान भी रह चुके हैं। उन्हें कॉलमिस्ट और मुसन्निफ भी ना पुकारा जाए तो ज़ाती होगी। इंडिया से वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। आमिर राना साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। पहले तो जो स्पिल ओवर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है टीटीपी का कि जी इस तरफ उधर अफगान तालिबान चूँकि एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं, उन्हें फतह मिली है और इंटरनेशनल मीडिया में भी जिस तरह उनको कवरेज और वो मिल रही है, तो एक स्पिल ओवर एक्सपेक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। खदशात भी हैं, लेकिन फिर यहाँ पर यह कहा जाता है कि जी फेंसिंग हो गई है और ज़बरदस्त किस्म की फेंसिंग हुई है और हम तैयार भी हैं। इस पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन तुर्की में इस वक्त ओवरऑल तालिबान की जो फतह है उसको कैसे देखा जा रहा है? देखिए, यहाँ पे तो जो सेंटिमेंट है वो ये है कि तालिबान के साथ अभी बात करनी चाहिए और उनको एंगेज के यहाँ पे बार बार यहाँ का जो मीडिया है कि वो हाईलाइट कर रहा है कि एट्रोसिटीज़ जो तालिबान के दौर में हुई हैं या अभी भी जो सूरत हाल आज जलालाबाद का वाक़या हुआ है या काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जो हवाई फायरिंग के वाक़यात हुए उनको हाईलाइट किया जा रहा है। तुर्की की एक ख़ास पोजीशन है अफगानिस्तान के हवाले से, उस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। लेकिन अभी तो हमारे प्रेसिडेंट भी इधर थे, तो उसमें एक बहरहाल एक राय मौजूद है और ख़ासी डोमिनेट करती है कि यहाँ पे तुर्की का रोल जो है इस पूरी रिकन्सिलिएशन के अंदर होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि तुर्की फॉलो कर रहा है कि इस वक्त जो रशिया की पॉलिसी है, चाइना की पॉलिसी है, वस्त एशिया रियासतों की पॉलिसी है, उसके साथ और पाकिस्तान की पॉलिसी के साथ मिलके चला जाए, तो वही अफगानिस्तान में उसके लिए बेहतर और मुनासिब मौक़िफ़ होगा। जो पहले से बात चल रही थी कि तुर्की अगर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को ले ले, उसमें एक खासा कन्फ्रंटेशनल एक रोल तुर्की का बनता था तालिबान के साथ, लेकिन उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि भी खामोशी है और तुर्की अभी किसी भी कन्फ्रंटेशन के मूड में नहीं है तालिबान के साथ, बल्कि वो बातचीत को खोलना चाहता है, उसको जारी रखना चाहता है। ठीक, कुलकर्णी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। ये बताइएगा कि इंडिया चूंकि काफ़ी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है अशरफ गनी रजीम का और उससे पहले करजई साहब के दौर में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हुई है। ये जो सब कुछ अचानक हुआ, वहाँ का मीडिया या पब्लिक या क्या सेंस क्या है, वो क्या सोच रहे हैं कि ये अचानक क्या हो गया? देखिए, अफगानिस्तान में जो बदलाव आया है वह बहुत ही हिस्टोरिक बदलाव है, जिसका हम सबको वेलकम करना चाहिए। भारत के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, पूरे साउथ एशिया के लोगों को और पूरे दुनिया के लोगों को। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि 40 साल के जंग के बाद अब अफगानिस्तान आजाद हुआ है। पहले 10 साल के जंग में सोवियत रूस को हराया अफगान के लोगों ने, और अब 20 साल के अमरीकी जंग के बाद अमेरिका को भी हराया। ऐसे दो सुपर पावर्स को हराना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इसलिए मैं अफगानिस्तान के लोगों को सलाम करता हूं। अब पूरे दुनिया में अमेरिका का जो एक रेप्यूटेशन था और उसके जो रुबाब था वो खत्म हो चुका है। अब दुनिया में बहुत ही कम लोग होंगे जो अमेरिका पर ट्रस्ट करेंगे, भरोसा रखेंगे।
यानी 20 साल के बाद जिस हुकूमत को उन्होंने सपोर्ट किया और $1 ट्रिलियन खर्च किया, वहां की सेना, वहां की आर्मी एक हफ्ते तक भी तालिबान के साथ लड़ नहीं पाई और तालिबान पूरा कैप्चर कर लिया। इसका मतलब है कि जो भी अमेरिका वहां करना चाहता था उसमें वो बिल्कुल फेल हो चुका है। अब एक नई परिस्थिति आई है, नया एक नई रियलिटी आई है और मैं समझता हूं कि अब अफगानिस्तान में अमन के लिए, नेशनल रिकंसिलिएशन के लिए, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए पाकिस्तान और भारत दोनों को मिलकर काम करना होगा। अच्छा कुलकर्णी साहब, ये तो आपने जो बातें की, क्या ये रियलाइजेशन इंडिया में भी मौजूद है? जिस तरह से तालिबान की गवर्नमेंट को मीडिया में वहां पे, मतलब गवर्नमेंट तो मैं नहीं कहूंगा, जिस तरह उन्होंने टेक ओवर किया तो मीडिया में बड़ा वो वहां पे खौफ नजर आया कि इंडिया तो अब सहम के बैठ गया कि जी ये क्या हो गया, अचानक गनी साहब चले गए जो कि बड़े सपोर्टर भी थे इंडिया के, बड़े करीबी ताल्लुकात थे, और अब तालिबान आ गए। देखिए जी, यहाँ बहुत कुछ झूठ का प्रोपेगेंडा हो रहा है। एक बात सच है कि तालिबान को भी अपनी सोच को और अपने बिहेवियर को बदलना पड़ेगा। हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि वो एक अश्योरेंस दे कि इसके बाद, अब तो वो हुकूमत में आए हैं और उनकी या तो तालिबान की हुकूमत होगी या तालिबान के लीडरशिप में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट वहां रहेगी, तो वो दुनिया को अश्योरेंस दे, पाकिस्तान को अश्योरेंस दे और हिंदुस्तान को भी अश्योरेंस दे कि इसके बाद वहां कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करेगा। ठीक, ये आपके यानी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, ये हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में है, इसलिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। अभी तक क्या हुआ है, अनफॉर्चुनेटली भारत और पाकिस्तान दोनों वी हैव बीन वर्किंग एट क्रॉस पर्पसेस इन अफगानिस्तान। अब हमें मिलकर काम करना पड़ेगा, ये क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान हमारा सिविलाइजेशनल नेबर है। अब अमेरिका, वो जमाना अब चला गया, गनी का जमाना चला गया, ट्रंप और बाइडेन का डोमिनेशन चला गया। अब अफगानिस्तान को आगे लाने की जिम्मेदारी आपकी है और हमारी है, रशिया, चीन, ईरान, इन सब लोगों की है। सब मिलकर काम करें और ये गोरे लोगों को हम दिखाएं कि अब आपकी हिस्ट्री चली गई, अब एशिया की हिस्ट्री शुरू होने वाली है। अच्छा कुलकर्णी साहब, आपके पास मैं आता हूं। आमिर राना साहब, ओवर टू यू सर। जो कुलकर्णी साहब बातें कर रहे हैं, होना तो उसी तरह चाहिए, लेकिन एक सेंस ऑफ फेयर उसे कह दें, तशवीश कह दें, ये भी है कि यार तालिबान का एक माजी रहा है, मिलिटेंसी का रहा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस और एक्सप्रेशन को कर्ब करने का रहा है, विमेन राइट्स को सप्रेस करने का रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस का रहा है। अब वो बदले से तो लग रहे हैं, लेकिन क्या वो मुकम्मल आपके ख्याल में बदल चुके हैं या सिर्फ अभी तक सुधरे हैं? बदल गए हैं, नहीं बदले, ये हमें फ्यूचर में पता लगेगा। बिल्कुल, देखिए कुलकर्णी साहब तो उनका बड़ा रोल है। पाकिस्तान में इंडिया के दरमियान अमन की बात करने वाले बहुत कम लोग इंडिया में रह गए हैं, उनके अंदर हैं, और ख़ास तौर के ऊपर इलाक़ाई अमन की बात करने वाले हैं। इनका जो नुक्ते नज़र है वो बहुत ही काबिल कदर है, लेकिन ये क्या इसकी रिसेप्शन जो है दिल्ली के अंदर भी है, वहाँ के ऐवान इक़्तिदार में भी हैं, ये देखने वाली बात है। बहरहाल कुलकर्णी साहब का नुक्ते नज़र हमेशा हमारे लिए बहुत ही मोहतरम रहा है और बड़ी एक अमन की आवाज़ है इंडिया से, जो पूरे इलाक़ाई अमन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया का एटीट्यूड मेरा ख्याल है कि अभी भी वो खासा कंफ्यूज है, वो भी फैसला नहीं कर पाए कि अफ़गानिस्तान को लेके उनकी वाज़े तौर पे पॉलिसी क्या होनी चाहिए। बहरहाल जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक है, उसके अंदर तालिबान के रवैये की जहाँ तक बात है, तो यही तो सबसे बड़ा इम्तिहान है कि तालिबान की क़यादत के लिए। एक तो ये कि जिस नुक्ते नज़र को लेके चले हैं कि जिस किस्म का निज़ाम वहाँ पे लाना चाह रहे हैं, उसमें वो कितनी लचक दिखाएंगे
और किस किस्म का निज़ाम और किस किस्म की इंक्लूसिव गवर्नमेंट लेके आएंगे। और दूसरा उनके लिए चैलेंज है, बड़ा इंटरनल चैलेंज है अंदरूनी, कि वो जो उनके फाइटर्स हैं, फील्ड कमांडर्स हैं, उनके साथ उनकी जो रिलेशनशिप है उनको वो कैसे कंट्रोल करेंगे और कैसे एक सेम पेज के ऊपर रहेंगे। ये एक बड़ा चैलेंज होगा उसके ऊपर आने वाले दिनों के अंदर। जो आज जलालाबाद के अंदर हुआ, अब इसके अंदर ये नहीं पता कि इसके अंदर ये जो डिसीजन हुआ, जो फायरिंग का, कि वो किस सतह के ऊपर हुआ, लेकिन जो काबुल एयरपोर्ट के ऊपर वाकयात हुए वो हवाई फायरिंग के वाकयात थे, उसके अंदर कोई स्ट्रेट फायरिंग नहीं की गई। तो यही तो एक बड़ा इम्तिहान है। और उसके साथ साथ उनका इम्तिहान ये है कि अपने जो फाइटर्स हैं उनके साथ एक ही हार्मनी के साथ कैसे वो आगे लेके चल सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी इंक्लूसिवनेस का जो सबसे बड़ा जो जवाब है, अपने रैंक्स के अंदर जो हार्मनी, उससे ही निकलेगा कि वो कितने एक सेम पेज के ऊपर हैं, कितनी कोहेरेंस उनके अंदर है। तो दूसरा फिर ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि जी, अगर आप कुलकर्णी साहब को शामिल करना चाहते हैं। आमिर राना साहब, कुलकर्णी साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर राना साहब टर्की से हमारे साथ मौजूद हैं। सुदेंद्र कुलकर्णी साहब जो हैं वो इंडिया से हमारे साथ मौजूद है। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू यहाँ पर हो रही है। जो अफगानिस्तान में बड़ी तेज़ी से इवेंट्स अनफोल्ड हुए, तालिबान जो है वहाँ पर टेक ओवर कर चुके हैं, उनकी इंटरनेशनल रिकग्निशन होगी नहीं होगी, वो बदल चुके हैं नहीं बदले। और एक और सवाल जो आमिर राना साहब के पास सीधा जाऊँगा, जिनकी एक्सपर्टीज़ भी यही है। आमिर राना साहब, स्पिल ओवर की बात हो रही है, टीटीपी और अफगान तालिबान को एक ही कहा जा रहा है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जी खदशात तो हमें हैं, लेकिन हम उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और अफगान तालिबान ने यकीन दहानी भी पाकिस्तान को कराई है कि टीटीपी को वो कंट्रोल रखेंगे। आपकी क्या टेक है इस पर? देखिए, उसके अंदर टीटीपी तो पहले ही पाकिस्तान के अंदर एक्टिव है, ख़ासतौर के ऊपर पिछले चंद महीनों के अंदर उसके खासी फाल हुई है। उसके बहुत सारी रीजंस हैं कि उनके अंदर यूनिफिकेशन हुई, उनका स्पोर्ट बेस स्ट्रांग हुआ। अब जो है बड़ा अहम मरहला आया, क्योंकि पहले पाकिस्तान कहता रहा कि उसको एनडीएस की, इंडिया की सपोर्ट थी, यकीनन किसी हद तक उसके अंदर काम, इसके अंदर वज़न भी रहा है। अब ये दोनों फैक्टर जब ये माइनस हो जाएंगे तो तालिबान के लिए कितना ये एक्सक्यूज़ रह जाएगा कि उनका कितना इन्फ्लुएंस है, ये आने वालों दिनों में देखा जाएगा। आज भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर हुई है कि टीटीपी के जो टेररिस्ट उन्होंने इन्फ्लिट्रेशन की कोशिश की है। तो टीटीपी का एक ये पर्सपेक्टिव है, लेकिन टीटीपी का एक अपना भी नुक्ता नज़र, वो तालिबान के साथ उसका जो रिश्ता है वो तो बहरहाल एक है, लेकिन वो एक मॉडल भी बना है ना सिर्फ टीटीपी के लिए बल्कि दुनिया भर के जो शिद्दत पसंद हैं उनके लिए भी, कि आप अपने क्रेडेंशियल्स के अंदर थोड़ी सी तब्दीली लाएं, थोड़ा सा नेशनलिज्म लाएं, तो फिर आपके लिए पब्लिक सपोर्ट को गेन करना निस्बतन आसान हो जाता है। और यही तालिबान के मॉडल के ऊपर आजकल ये बात हो रही है और टीटीपी इससे इंस्पायर्ड है। गुज़श्ता दिनों जो CNN के ऊपर वली महसूद का इंटरव्यू आया और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई, उससे भी ये लगता है कि शायद टीटीपी एक नई फॉर्म के अंदर आ रही है, इससे ज़्यादा लिथल और खौफनाक फॉर्म होगी कि मज़हब नज़रिए के साथ साथ एक नेशनलिज्म के भी नुक्ते नज़र के साथ सामने आएगी। तो वो एक चैलेंज बहरहाल एक नैरेटिव किस सतह के ऊपर पाकिस्तान को दरपेश होगा, सिक्योरिटी के सतह के ऊपर तो शायद उनकी बात को उस तरीके से ना माने, क्योंकि उनका नुक्ते नज़र ये है कि पाकिस्तान के वहाँ पे एक आज़ाद मुमलिकत कायम की जाए। कोई कबाइली इलाकों के अंदर इस तरह की कोई राय नहीं है, पॉपुलर राय नहीं है, लेकिन ये बड़ा एम्बिशियस टारगेट टीटीपी ने अपने लिए सेट किया है, रखा है। बिल्कुल ठीक है। कुलकर्णी साहब, ये बताइएगा कि आपके ख्यालात तो हमने सुने, जिस तरह आमिर राना साहब ने कहा कि क्या दिल्ली में भी इसी तरह के ख्यालात पाए जाते हैं, या वेट एंड सी की अभी इस वक्त पॉलिसी तो है इंडिया की कि जी देखते हैं बाकी रीजनल ममालिक क्या करते हैं तालिबान को लेकर। इस बात के कितने चांसेस हैं कि इंडिया तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लेगा अगर बाकी रीजनल ममालिक ने भी किया तो? देखिए जी, अभी तक तो मोदी हुकूमत वो घनी गवर्नमेंट के साथ थी
गनी हुकूमत तो चली गई है, इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट। अभी तक इंडिया तालिबान के साथ डायलॉग शुरू नहीं किया था, ओपन डायलॉग तो बिल्कुल नहीं शुरू किया था। अब जो नई रियलिटी आई है, अब इंडिया के सामने कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है कि वो तालिबान के साथ बात करें, और वहां हुकूमत यदि बन जाती है और दूसरे मुल्क उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, तो हिंदुस्तान को कोई आइसोलेट रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उनको भी रिकॉग्नाइज देना पड़ेगा, रिकॉग्निशन देना पड़ेगा, और काबुल के नए हुकूमत के साथ काम करना पड़ेगा। तो इसलिए आज हिंदुस्तान में जो डिबेट चल रही है, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारी अभी तक की जो अफगानिस्तान की पॉलिसी थी वो गलत थी, हमें अभी तक तालिबान के साथ डायलॉग कर लेना चाहिए था। ये काफी लोग हिंदुस्तान में आज कह रहे हैं, और इसलिए मैं फिर से ये बात कहना चाहता हूं कि यदि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर हम एक कॉमन पॉलिसी बनाए, तो हम अफगानिस्तान में एक पॉजिटिव बदलाव के लिए, अमन के लिए, इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम दोनों का एक बहुत बड़ा एक रोल हो सकता है। ठीक, सुधींद्र कुलकर्णी साहब, आमिर राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।